हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नीलकंठ एजुकेशनल पॉइंट। ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज का लेक्चर 4 है और ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा। इट कुड बी बिट लॉन्ग, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो बी विद अस और हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो क्वेश्चन हमने लिया है वो ये है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 हो तो श्रेणी का 63वां पद क्या होगा। यानी कि if the 7th term of AP is 1/9 and the 9th term of the AP is 1/7, then what will be the 16th term? ठीक है, सॉरी 63rd term। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो AP है, let the first term of AP be A and common difference be D। Then अगर AP का पहला पद A और जो कॉमन डिफरेंस होता है अगर वो D है तो 7वां पद यानी कि 7th टर्म क्या होगा, यानी कि A7 क्या होगा, A7 होगा A + 7 - 1 D, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं AN = A + n - 1 टाइम्स D होता है। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारा 7th टर्म ये होगा और 7th टर्म कितना होगा वो दिया हुआ है, तो 1/9 = A + 6D, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। ठीक है, और 9th टर्म दिया हुआ है कि वो 1/7 है। सिमिलरली A9 will be A + 9 - 1D और ये है 1/7, ये कितना आ जाएगा A + 8D। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हमें 63rd टर्म निकालना है तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ 63 लिख देंगे, लेकिन हमको A और D पता होना चाहिए। अगर A और D पता होगा तभी हम 63rd टर्म निकाल पाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहां से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A + 8D की वैल्यू दिया हुआ है 1/7 और A + 6D की वैल्यू दिया हुआ है 1/9। माइनस करेंगे तो क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाता है। ठीक, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ये कर दिया, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा और 8D - 6D आ जाएगा 2D और ये आ जाएगा 1/7 - 1/9, 1/7 - 1/9, which will give us LCM कितना हो जाएगा 63, 63 और 7 9 ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 7। ठीक, it will be 2/63 implies that 2D = 2/63, 2 कट जाएगा, implies that D = 1/63। यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है। अब इस कॉमन डिफरेंस का वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें, किसी एक पुट कर देंगे, A की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो मान लीजिए कि हम इस D की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/9 = A + 6 टाइम्स D की वैल्यू है 1/63। ठीक, अब इसको अगर हम काटें तो ये 2 आ जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 21। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/9 = A + 2/21 implies that A = 1/9 - 2/21। इसको इधर भेजा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
1/9 माइनस 2/21 इज इक्वल टू ए। इसको इधर भेजा, इधर प्लस था तो इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। और जब ये माइनस हो जाएगा, इसी को हम पलट करके हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। एक स्टेप थोड़ा सा जंप आप कह सकते हैं किया गया है, हालांकि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो इतना हम कर सकते हैं, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा, 9 7 और 21 तिया दिया जाएगा 6, दिस विल बी 1/63। तो ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/63, ठीक। सो द 63rd term of AP A63 is equal to A plus 63 minus 1 times D। अब A की वैल्यू कितनी है, 1/63, 1/63 प्लस 63 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 63 तो है ही, मैं दिमाग खराब है, 62 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू भी कितनी है, 1/63, 1/63। दिस विल गिव अस 1/63 प्लस 62/63, LCM हो जाएगा 63 और हमें वैल्यू मिलेगी 1 + 62, जिसको सॉल्व करने पे हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 63/63, दिस विल बी 1। सो A63 कितना आ जाएगा हमारा, 1। क्लियर, ये हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको बस इस बात से डरना नहीं है कि ये 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 है, तो ये तो थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है। इस तरीके से दिमाग लगा करके नहीं चलना है, ना इतना सोचना है इसके बारे में। सिंपल जो दिया है उसके हिसाब से, हमें 7th टर्म यानी कि 7वां पद दिया हुआ है 1/9, तो हमें बस A7 के लिए फॉर्मूला लगाना है और हमें वैल्यूज एक इक्वेशन तुरंत बना लेनी है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। A7 की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू पुट कर देनी है, A और D में एक इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से फिर हमको 9वां पद यानी कि 9th टर्म दिया हुआ है 1/7, 1/7, हमने उसको भी पुट किया और उसके साथ भी एक इक्वेशन A और D में बना ली। अब सिंपल सी चीज है, यहाँ और यहाँ देखिए A और D दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल यानी कि 2 चर हैं, और दोनों चर के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है। तो 2 चर हैं, 2 इक्वेशंस भी हैं हमारे पास, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सॉल्व किया, D की वैल्यू 1/63 आई, D की वैल्यू उठा करके किसी एक में पुट कर दिया, तो A की वैल्यू भी 1/63 आ गई और A और D दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, तो A63 की वैल्यू मिल गई। जब यहाँ पर हमने उसको इस फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला को यूज करके A63 निकाला, तो ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और इसमें डरने की बात नहीं है कि, और ना ही क्वेश्चन को देख करके बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना है। सिंपली हमें 7th टर्म दिया है, हमको 7th टर्म की इक्वेशन बनानी है। nth टर्म की इक्वेशन ये है, तो 7th टर्म के लिए इसी इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे। 9th टर्म दिया है, 9th टर्म के लिए भी यही इक्वेशन यूज कर लेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द 9th टर्म ऑफ AP इज 0, then prove that its 29th term is double the 19th term। मतलब अगर AP का यानी कि समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि AP का 29वां पद 19वें पद का 2 गुना होगा। अब इसका सिंपल मतलब क्या है, इसको सबसे पहली चीज समझिए, प्रूव क्या करना है। क्या कह रहे हैं, 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म, यानी कि 29वां पद 19वें पद का 2 गुना है। तो 29वां पद क्या होगा, A29, और 19वां पद क्या होगा, A19। कह रहे हैं कि 29वां पद 19वें पद का 2 गुना, तो 19वें पद का 2 गुना करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 19वें पद का 2 गुना कौन होगा, 29वां पद, ठीक। या 19th टर्म 29th टर्म 19th टर्म का डबल, 19th टर्म का डबल कौन होगा, 29। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमको यही प्रूव करना है, बात समझ में आ रही है। तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि 9th टर्म क्या है, वो 0 है, तो यहां से हमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। और हमको चूंकि A ना तो A पता है ना D पता है, तो हो सकता है कि इसको सॉल्व करने पर हमको A और D में ही कोई ऐसा रिलेशन मिल जाए जिसको हम आगे इसमें इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम यूज कर सके, ठीक। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो हम लिखेंगे A9। अब A9 क्या होगा, A9 होगा हमारा
a प्लस 9 माइनस 1 d, और a9 यानी कि 9th टर्म दिया हुआ है कि वो 0 है, 0 इज इक्वल टू a प्लस 8 d. दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 8 d. ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया. तो हमें a की वैल्यू d के टर्म्स में कितनी मिल गई? माइनस 8d के बराबर मिल गई a की वैल्यू. ठीक, अब हम आते हैं इस पर प्रूव करने पे. तो हम लिखेंगे a29. a29 को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 29 माइनस 1 टाइम्स d. a की वैल्यू होगी माइनस 8d प्लस 29 माइनस 1 इज 28d. अब 28d में से 8d माइनस करना है तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 20 टाइम्स d. ये हो गया a29, इक्वेशन 2 बना लिया. यहां हम लिख सकते हैं, लिख देंगे बाई इक्वेशन 1. इस इक्वेशन को हमको यूज किया ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन करना जरूरी होता है. ठीक है, हमने ये कर दिया. अब हमें a19 निकालना है. तो नाउ a19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 टाइम्स d. ठीक, a की वैल्यू फिर से रखेंगे वही यहां से माइनस 8d, और ये हो जाएगा 18d. फिर से यहां मेंशन करेंगे बाई इक्वेशन 1. फिर यहां देखिए 18d में से 8d को माइनस करना है, वैल्यू क्या आ जाएगी? 10d. ये होगा इक्वेशन 3, a19. ठीक, अब हम क्या करेंगे? बाई इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. तो a29 अपॉन a19 इज इक्वल टू 20d अपॉन 10d. d से d कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आ गया ये 2. दिस इंप्लाइज a29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a19. आ गया कि नहीं? यही प्रूव करना था और वही चीज आ गई. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना? हेंस प्रूव्ड. क्लियर? तो देखिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ये कैसे आएगा, हमको ना a पता है ना d पता है. हमको सिंपली जो चीजें दी हुई हैं उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करना है. इस बात को हमेशा ध्यान रखिए. मैथमेटिक्स में भी कोई बहुत बड़ी चीजें हमको नहीं करनी होती, हमको बस बेसिक पे ध्यान रखना है कि हमको क्या चाहिए और उसके लिए हमको क्या दिया हुआ है. जो टूल्स दिए हुए हैं हमें बस उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करना है. हमें a9 की वैल्यू 0 दी थी, हमने a9 की वैल्यू 0 रख करके a और d के बीच में एक रिलेशन डिराइव कर लिया. फिर a की उसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते गए और हमें d की वैल्यूज, d के टर्म्स में हमें a29 और a19 की वैल्यूज मिल गई. कंपेयर कर लिया, सिंपली हमें वैल्यूज मिल गई. ठीक, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस कॉन्सेप्चुअल हैं. आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चंस करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा और ना ही आपका बहुत ज्यादा आपको ये लगेगा कि पेपर बहुत टफ है. ठीक है, और वैसे भी मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि कभी भी ये मत सोचिए कि कोई क्वेश्चन आसान है या कोई क्वेश्चन टफ है. आसान हर वो चीज है जो आपको आती है और कठिन हर वो चीज है जो आपको नहीं आती. और हर वो चीज जो आज कठिन है, अगर आप उस पर मेहनत करेंगे, उसे सीखने की कोशिश करेंगे, तो कल वो डेफिनेटली आपके लिए इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी. ठीक, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज हाफ ऑफ द सेकेंड टर्म एंड 11th टर्म exceeds the 1/3 of 4th term by 1, find the 15th term. मतलब अगर AP का 8वां पद उसके दूसरे पद का आधा है और 11वां पद उसके चौथे पद के 1/3 से 1 अधिक है, तो श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए. अब सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों को यहाँ पर फेस करते हैं बच्चे, वो ये है कि उन्हें ये स्टेटमेंट्स तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन इनको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख पाना, यानी कि एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख पाना उनके लिए एक चैलेंज है. तो आज हम पहले इसी को देखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो पहले क्या कह रहे हैं? 8th टर्म ऑफ एन AP. तो AP के 8th टर्म को हम क्या कहते हैं? हम यहां लिख लेंगे पहले, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP be
A and common difference B D। ठीक है, मतलब AP का अगर पहला पद A है और कॉमन डिफरेंस D है तो क्या कह रहे हैं, 8th टर्म ऑफ एन AP। तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, A8 इक्वेशन बना रहे हैं हम सीधे सीधे, क्या है, इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का आधा है। तो सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे A2 और A2 का आधा यानी कि या तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या सीधे A2/2 लिख देंगे। ठीक, ये इसके बराबर है, पहले तो ये दिया हुआ है। तो हम A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8 माइनस 1 टाइम्स D, और इसको लिख सकते हैं A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स D। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स A प्लस D। ठीक, अब 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2A प्लस 14 टाइम्स D इज इक्वल टू A प्लस D। अब A और D दोनों को इधर ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली A और D में रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A को इधर ले आते हैं और D को, इस 14D को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या होगा, 2A माइनस A इज इक्वल टू D माइनस 14D, इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू माइनस 13D। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। ये हमने एक इक्वेशन बना ली, A और D में ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक, अब हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे और वहां पर इसको पुट करके हम D की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, क्या कर रहे हैं, 11th टर्म एक्सीड्स, 11th टर्म मतलब A11 एक्सीड कर रहा है किसको, 1/3 ऑफ 4th टर्म को। 4th टर्म को हम क्या लिखेंगे, A4। A4 से के 1/3 से यानी कि A4 के 1/3 से यानी कि 1/3 से, तो 1/3 से एक्सीड कर रहा है कितना, 1, इससे एक ज्यादा है। तो अगर हम इधर एक जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। बात समझ में आ रही है, फिर से देखिए, A11 यानी कि 11th टर्म एक्सीड कर रहा है 1 से, 1 ज्यादा है किससे, 4th टर्म के 1/3 से। 4th टर्म यानी कि A4 के 1/3 से एक ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो या तो इसमें से घटा दें या इसमें हम इस कम वाले में एक जोड़ दें, तो दोनों साइड इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है हमेशा ये सब करते समय कि पहले तो इसको स्टेटमेंट के हिसाब से फॉलो करिए, जैसे मैंने लिखने की कोशिश की, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको यहाँ इक्वल का साइन लगाना है। तो इसको ऐसे समझिए कि ये 2 तराजू है, पुराने जमाने वाले जो तराजू होते थे, जो ऐसे उठा करके जिससे सब्जी और कोई भी सामान तौलते थे वो लोग, वही तराजू है ये, समझिए। और आपको दोनों सिरों को क्या करना है, बराबर करना है। तो इसके बारे में, ये जितना ज्यादा है उतना इधर ऐड कर देना है, ये जितना कम है उतना इधर क्या कर देना है, घटा देना है। बात समझ में आ रही, ताकि दोनों साइड क्या रहे, बैलेंस्ड रहे, बराबर रहे। ठीक, तो इस तरीके को ध्यान में रख करके अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 टाइम्स D इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स A प्लस 4 माइनस 1 D प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आएगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स A प्लस 3D प्लस। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस 1/3 से पूरे में यहाँ 3 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म में, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 इंटू 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो उससे अच्छा है कि गलती हो, उससे बेटर है या तो आप लिख लीजिए सीधे सीधे कि हम पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि इस 1/3 को हम हटा सकें, या आप इस 1 को इधर ले आइए और फिर इस 3 को इधर ले आइए ताकि वो हर टर्म में मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज 3 टाइम्स A प्लस 30D इज इक्वल टू A प्लस 3D प्लस 3। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या मिला है, A की वैल्यू है -13D, यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देंगे -13D, तो 3 टाइम्स -13D प्लस 30D इज इक्वल टू A यहाँ भी है
इसको भी पुट कर देंगे -13d प्लस 3d प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया -39d प्लस 30d प्लस 30d इज इक्वल टू -13d प्लस 3d -10d प्लस 3। अब देखिए ये -39 है, ये प्लस 30 है, तो कितना हो जाएगा -9d, ये हो जाएगा -9d। इस -10d को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +10d इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट 10 - 9 क्या होगा 1, यानी कि ये सिंपली हो जाएगा d इज इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू हमको क्या मिल गई 3। अब d की वैल्यू जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो अब चूंकि जगह कम बची है तो यही साइड में कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अब यहां लिख सकते हैं हम कि on putting the value of d into equation 1 we get a is equal to -13 times 3, this is -39। तो a की वैल्यू हमको मिल गई -39। अब हमसे कह रहे हैं 15th टर्म निकालिए, तो a15 क्या हो जाएगा a15 हो जाएगा a प्लस 15 - 1 टाइम्स d। a की वैल्यू है -39 प्लस 15 - 1 इज 14 और d की वैल्यू है 3, ठीक। किया जाएगा -39 प्लस 42, दिस इज 3। तो a15 की वैल्यू भी क्या आ गई 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए मोर और लेस अगर कहें तो ये क्वेश्चन जैसे हमने 9th क्वेश्चन किया था, जो पहला क्वेश्चन इस वीडियो में किया था, उस वीडियो में भी हमने क्या किया था 2 इक्वेशंस बनाई थी और उन दोनों को सॉल्व किया था, उससे a और d की वैल्यू निकाली थी और फिर 63rd टर्म के लिए उसको सॉल्व किया था। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक इक्वेशन, एक रिलेशन मिला हुआ है, उससे हमने a और d में एक रिलेशन निकाला या एक इक्वेशन बनाई और फिर दूसरी जो कंडीशन हमें दी हुई है उसके हिसाब से एक इक्वेशन बनाई और पहली इक्वेशन से यहाँ पर d की वैल्यू हमें पुट करने का मौका मिल गया तो हमने पुट कर दिया, नहीं मिलता तो 2 इक्वेशंस बनती, हम उनको सॉल्व करते। अल्टीमेटली बात वही काम वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर a + 13d = 0 करते, यहाँ से अलग इक्वेशन बनाते और फिर सॉल्व करते और फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व करते, a और d की वैल्यू निकालते, तब भी सेम वैल्यूज आती और अल्टीमेटली फिर हमें a और d की वैल्यू पुट करते और a15 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाती, ठीक है। यहाँ जगह कम होने की वजह से मैंने कुछ टर्म्स जो है, जो स्टेटमेंट्स मुझे लिखने चाहिए थे, मैंने छोड़ दिए हैं कि d की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर a बराबर इतना आएगा। सो या नाउ यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बात। स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP is 18 and the product of first and third term is 5 times the common difference, then find the 3 terms, ठीक है। यानी कि अगर AP के पहले 3 पदों का योग 18 है और पहले और तीसरे पद का गुणनफल सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस का 5 गुना है तो तीनों पदों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं AP के, इनको हम माने क्या, ठीक है। तो सबसे आसान जो तरीका होता है मानने का, पहले हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। 3 पद हैं, 4 पद हैं, 5 पद हैं, उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या मान सकते हैं इसको देखिए। अगर हमसे कह रहा है कि AP में 3 पद हैं, क्या पद हैं, कितने पद हैं, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से पदों की संख्या दिया हुआ है, तो हमारे लिए सबसे आसान होता है जब ऑड नंबर दिया हुआ है तो बीच के पद को A मान लीजिए, उसमें D ऐड करिए, D माइनस कर दीजिए, ये आपके 3 पद हो गए। 5 पद कह रहा है तो एक बार और माइनस कर दीजिए और एक बार और प्लस कर दीजिए, ये आपके AP के 5 पद हो गए। इस तरह की वैल्यूज लेने का पर्पस क्या है और फायदा क्या है, जब हम इनको जोड़ेंगे, जब भी जोड़ेंगे तो 2D यानी कि कॉमन डिफरेंस अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा और हमको A यानी कि मिडिल टर्म तुरंत मिल जाता है। तो बार बार इक्वेशन सॉल्व करने की झंझट नहीं रह जाती है, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ये तो है जब हमें 8 नंबर दिए हुए हों कि इतने टर्म्स हैं। ऐसे में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डेफिनेटली क्या है D, ठीक।
और पहला पद क्या है, a। क्लियर है? दूसरा, अगर हमसे ये नहीं कह रहा है कि 3, 5 या 7 या 9 टर्म्स हैं, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हमें इवन नंबर दे दे। मान लीजिए मैं कह दे कि 2 पद हैं, 4 पद हैं, 5 पद हैं, सॉरी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके के पद हैं, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि हम a लेकर के फिर उतने पद निकाल पाए, क्योंकि मान लीजिए हम लेते हैं 4 पद में लेना है, तो a माइनस डी और a प्लस डी, 3 टर्म तो हमने ले लिए। अब एक टर्म कहाँ लें? या तो हम उसको इधर लेंगे a प्लस 2d, तब भी क्या होगा, ऐड करने पे देखिए यहां से d कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2d रह जाएगा। या फिर हम इधर लेके चले जाएं, a माइनस 2d कर दें, इसको ना लें, तब भी क्या होगा, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर, लेकिन ये 2d रह जाएगा। तो इस परिस्थिति में हमारा काम आसानी से नहीं होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब इवन टर्म्स हैं तो हम a को छोड़ देते हैं। हम एक टर्म को लेते हैं a माइनस डी, अगले टर्म को लेते हैं a प्लस डी, उसके अगले टर्म को लेते हैं a प्लस 3d, और इसके पहले वाले टर्म को लेते हैं a माइनस 3d। अब देखिए यहां से यहां तक कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d। यहाँ पे यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d। यहाँ से यहाँ तक कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 2d हो गया d के बजाय, लेकिन इनमें जोड़ने पर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स या सम ऑफ 4 टर्म्स दिया होता तो क्या होता, कॉमन डिफरेंस हमारा 2d होता, लेकिन जोड़ने पे हमें सीधे सीधे a की वैल्यू मिल जाती, जो कि हमारे लिए काम को आसान बना देती, और हमें सिर्फ अगले में उसको a को पुट करना है और वैल्यू या कैलकुलेशन जो है हमारा बहुत आसान हो जाता। करने के लिए आप कोई भी वैल्यू लेकर के सॉल्व करेंगे, सॉल्व होगा, लेकिन इस तरह की वैल्यूज अगर आप मानते हैं तो इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से 3 टर्म्स लेना है तो a से a प्लस डी, a प्लस 2d ले लिए, 4 टर्म्स लेना है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ले लिए। अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो a और d में 2 इक्वेशंस बनेंगी, फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम उसे वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए ऐसी केसेस में इस तरह के एजम्पशंस ले लेना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। बस जब आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2d हो जा रहा है, तो या तो आप इसको मानिए, और अगर आप इसको कॉमन डिफरेंस को d ही रखना चाहते हैं तो बेटर है इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ d को। ऑब्वियसली क्या करिए, इसको d को 2 से डिवाइड कर दीजिए हर जगह पे। तो अब देखिए यहां पर भी कॉमन डिफरेंस d होगा, ये माइनस डी बाई 2 है, ये प्लस डी बाई 2 है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, डिफरेंस d आएगा। यहाँ पे डिफरेंस आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं d ही आएगा। तो आप इस तरह से भी एजम्पशन कर सकते हैं, तब भी कैंसल आउट तो हो ही जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो आप ऐसे भी एजम्पशन ले सकते हैं या सिंपली कॉमन डिफरेंस 2d मान करके एजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्लियर है? एनीवे, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि AP के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 18 है, तो हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP be a minus d, a and a plus d। ठीक है, a माइनस डी कॉमा a एंड a प्लस d। तो कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 18, सो a माइनस डी प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 18। अब यहां से देखिए d कट जाएगा, दिस मीन्स 3a इज इक्वल टू 18। दिस implies that a is equal to 18 by 3 which gives value 6. So a is 6, यानी कि मिडिल टर्म हमारा तुरंत निकल गया। ठीक है, अब मिडिल टर्म निकल गया है। कॉमन डिफरेंस के लिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए अगली इक्वेशन हम ऐसे ही बनाएंगे, अगली कंडीशन के लिए तुरंत हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि नाउ a माइनस डी इंटू a प्लस डी, इन दोनों का प्रोडक्ट कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम्स के बराबर है।
तो कॉमन डिफरेंस है d, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है d, और d का 5 टाइम्स है। ठीक, तो इक्वेशन बनाते समय ध्यान रखना है कि कॉमन जो आपने एजम्पशन लिया है उसके हिसाब से ही कॉमन डिफरेंस यहाँ पर पुट करेंगे। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5d, और a की वैल्यू है 6, यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। LHS को पूरा का पूरा उधर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या आएगा, d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे लिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली d की 2 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका बेसिक तरीका ही है, 36 है, ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पर, क्योंकि यहां माइनस साइन है, माइनस करने पर 5 आ जाए, तो डेफिनेटली क्या हो सकता है 9 इंटू 4। ठीक, 9 इंटू 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहां से d कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा d प्लस 9 माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर भी d प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अब यहाँ पर d प्लस 9 कॉमन हो जा रहा है दोनों जगह से, तो अगला टर्म क्या बनेगा, d प्लस 9 इंटू d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, सो इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू माइनस 9 और प्लस 4, तो d की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं और d इक्वल्स 4, तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू होगी तो ये कंडीशन हमको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं तीनों टर्म्स निकालिए। सेकेंड टर्म तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a की वैल्यू 6, तो सो फॉर d इज इक्वल टू माइनस 9, d इज इक्वल टू माइनस 9 लिखेंगे तो a माइनस डी यानी कि 6 माइनस 9 एक टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा 6 और तीसरा टर्म होगा 6 प्लस माइनस 9, implies that 6 plus 9 6 and 6 minus 9 implies that ये क्या है 6 plus 9 15, 6, minus 3। ठीक है, तो अब देखिए सम करने पे वही आ रहा है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 15 तियां 45, 15 इंटू माइनस 3 क्या आएगा माइनस 45। और देखिए वैल्यूज आने के बाद ये नहीं कि हमारा काम खत्म हो गया, हमेशा इस चीज को चेक कर लिया करिए कि जो दोनों कंडीशंस दी हुई थी इस क्वेश्चन में, एक जो कंडीशन हमने ये यूज की और दूसरी जो कंडीशन हमने ये यूज की, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो वही सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सम करेंगे, देखिए 15 प्लस 6 इज 21 माइनस 3 दैट इज 18। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, गुड। दूसरी कंडीशन के लिए देखिए 15 इंटू माइनस 3, 15 इंटू माइनस 3 कितना आएगा माइनस 45, एंड डी कितना है 9 इंटू 5, माइनस 9 इंटू 5 45। ठीक, तो दोनों साइड माइनस 45 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारी वैल्यूज जो हमने निकाला वो क्या है, सही है। ये आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, d इज इक्वल टू 4 के लिए। सो फॉर d इक्वल्स प्लस 4 हमारी वैल्यू क्या आएगी, a माइनस डी यानी कि 6 माइनस 4, 6 और 6 प्लस 4। दिस इज 6 माइनस 4 इज 2, दिस इज 6 एंड दिस इज 10। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारी ये भी आ रही है, एक वैल्यू तो ये थी फर्स्ट 3 टर्म्स की, दूसरी वैल्यू ये आ रही है। अब ये सही है कि नहीं इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2 प्लस 6 इज 8, 8 प्लस 10 इज 18, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा 2 इंटू 10 इज 20, 2 इंटू 10 इज 20। अब यहाँ पर 5 है और d की वैल्यू है 4, तो 5 इंटू 4 इज 20, तो इस साइड भी 20 आ रहा है और इस साइड भी 20 आ रहा है, ये वैल्यू पुट करने में, यानी कि ये आंसर भी सही है, यानी कि हमारा पूरा कैलकुलेशन सही है। ओके, तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा मैजिक ट्रिक होता है वो क्या होता है, इनके एजम्पशन ही, इनका एजम्पशन, कौन से 3 टर्म्स हम लें, कौन से 4 टर्म्स हम लें, कौन से 5 टर्म्स हम लें,
वही सबसे बड़ा मैजिक है हमारा इसमें, ठीक। और वो मैं आपको बता चुका हूं, उसी तरीके से आप सॉल्व करिए, फिर जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए। आपको ए और डी की वैल्यूज मिल जाएंगी और फिर उन वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आपको टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है और आसानी से आपका काम हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is 8 and common difference is 20 is equal to sum of first 2n terms of another AP whose first term is -30 and common difference is 8. Find value of n। यानी कि एक AP यानी कि समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 8 है और सार्वमात्रा जो है वो 20 है, इसके पहले n पदों का योग एक दूसरी AP यानी कि समांतर श्रेणी के जिसका पहला पद -30 और सार्वमात्रा 8 है के 2n पदों के योग के बराबर है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली एपी के लिए फॉर फर्स्ट एपी A1 let's say A is 8 and B is 20, and for second AP let's say कि it's B A dash is equal to -30 and B dash is equal to 8, ठीक। ये दिया गिवन कह रहे हैं इस एपी के पहले n टर्म्स का सम इस एपी के पहले 2n टर्म्स के सम के बराबर है, ठीक। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी Sn is equal to n by 2a plus n minus 1 times d, ठीक है। तो क्या आएगा n by 2 और a की वैल्यू है 8, तो 2 into 8 is 16 plus n minus 1 times d की वैल्यू है 20। So this will give n by 2 bracket 16 plus 20n minus 20. This gives n by 2 20n minus 4. डिवाइड कर देंगे क्या आएगा, 2 से अंदर 2 को अंदर ले आएगी, क्या आएगा n 10n minus 2, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐसा क्वेश्चन, ठीक। तो पहली एपी के n टर्म्स का सम कितना है, n इंटू 10n माइनस 2, ये 10, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी कितना होगा, इसके हिसाब से फॉर्मूला वही है, इसको Sn डैश मान लेते हैं। Sn डैश विल बी इक्वल टू 2n अपॉन 2, क्योंकि 2n टर्म्स का सम ले रहे हैं, ठीक है। 2n दिस इनटू 2a डैश प्लस 2n माइनस 1 टाइम्स d डैश, पुट करेंगे वैल्यू 2 2 कट जाएगा, n टाइम्स 2 टाइम्स a डैश की वैल्यू -30 प्लस 2n माइनस 1 और d डैश की वैल्यू है 8, ठीक। तो यहाँ से Sn डैश की वैल्यू आ जाएगी n, ये हो जाएगा -60 प्लस 2n इंटू 8 16n minus 8. This will give Sn dash is equal to n times 16n minus 68. ठीक है, दिस विल बी क्वेश्चन। अब क्या कह रहे हैं कि द
the sum of first n terms of an AP is equal to sum of first 2 n terms of another AP. तो सेकंड AP के 2 n terms का सम और फर्स्ट AC के n terms का सम आपस में क्या है, बराबर है. So according to question Sn is equal to Sn dash. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे. Sn यानी कि n times 10n minus 2 is equal to n times 16n minus 68. ठीक. अब आप लोगों में से अधिकतर के दिमाग में ये आ रहा होगा कि पहले तो n काट दो और फिर हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इससे कई बार ऐसा हो जाता है कि n की कोई एक सिंगल वैल्यू आ जाती है जो कि हमारे लिए सही नहीं है. तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. ओके, और फिर हम देखेंगे क्या है. तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है, 10n square minus 2n is equal to 16n square minus 68n. अब इस पूरे को LHS को उधर लेके जाएंगे. दिस इंप्लाइज 0 equals 16n square minus 68n minus 10n square plus 2n. ठीक है, तो this will give 16n square minus 10n square कितना देगा, 6n square minus 68n plus 2n, minus 68n plus 2n, that is minus 66n is equal to 0. अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें 6n कॉमन मिल जाएगा. 6n ब्रैकेट में n minus 11 is equal to 0. तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करने पे हमें मिलेगा कि या तो 6n is equal to 0, मतलब सिंपली n is equal to 0, और n minus 11 is equal to 0. implies that either n is equal to 0 और n is equal to 11. तो n is equal to अगर 0 होगा तब भी वही होगा, यानी कि कोई भी टर्म जोड़ा ही नहीं गया, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता. बचा क्या, n is equal to 11. ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने इतने सारे क्वेश्चंस देखे और इन सारे क्वेश्चंस में एक चीज जो हमें कॉमन दिखती है वो ये है कि हमें पहली चीज तो ये करना है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है. जितना दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, और इक्वेशन बनाने के बाद आपको प्रॉपरली सिर्फ अपने बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए, साइन को ध्यान में रखते हुए, वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे सॉल्व करना है. ठीक, और उसके बाद आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप ही बहुत आराम से हो जाएगा. इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है. और यहाँ पर हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर वो खत्म होता है. इसके आगे हम दूसरे चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे मैथ्स के, लेकिन तब तक आप ये वीडियोस को देखें. और अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है.